चैप्टर 6 लुओ फंग वॉन द बैटल। डिवाइन पावर को बर्न करते हुए ब्लैक डॉमर ने अपनी किलर मूव रिटर्न टू वन ऑफ ऑल रेल्म्स अनलीश की। एक ही सांस में हजारों स्पीयर स्ट्राइक्स छोड़ दिए जो सारी अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन कर रही थीं। यह मूव ब्लैक डॉमर पर भी काफ़ी लोड डाल रही थी, उसकी लगभग 10% डिवाइन पावर कंज्यूम हो गई। ब्लैक डॉमर यह अच्छे से समझ रहा था कि अगर वह ऐसे एक अटैक को सीधे फेस करता तो उसका डिवाइन बॉडी कोलैप्स हो जाता, लेकिन यह अज्ञानी एटर्नल ट्रू गॉड वह अटैक सह गया। अब इससे ज़्यादा ड्रैग नहीं कर सकते। ब्लैक डॉमर के 3 हेड्स की आंखों में और भी ठंडक आ गई। अगर मुझे इसे मारना है तो एक ही ब्लो में इसका डिवाइन बॉडी तोड़ना होगा। अब सिर्फ एक तरीका बचा है, ब्लैक स्काई स्पीयर टेक्निक का फॉरबिडन मूव। मैं नहीं मानता यह इससे बचा पाएगा। बिना किसी हेजिटेशन के ब्लैक डॉमर ने ब्लैक स्काई स्पीयर टेक्निक का फॉरबिडन मूव एग्जीक्यूट किया। इस समय लुओ फंग को लग रहा था जैसे ब्लैक डॉमर का टावरिंग फिगर ही एक्सप्लोड कर रहा हो और एक बहुत बड़ी डिवाइन पावर उसके अंदर उभर रही हो। एक पल में ब्लैक डॉमर ने अपने डिवाइन बॉडी की 50% पावर बर्न कर दी। जनरली जब एक इटर्नल ट्रू गॉड इतना ज़्यादा पावर एक्सप्लोड करता है तो वह हर तरफ बिखर जाता है और कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन ब्लैक डॉमर ने पूरी बर्निंग वास्ट डिवाइन पावर को ब्लैक स्काई स्पीयर टेक्निक का फॉरबिडन मूव अनलीश करने के लिए इस्तेमाल किया। ब्लैक स्काई एनाइलेशन। ब्लैक डॉमर के 3 हेड्स और भी ठंडे हो गए जब उसने अपने 8 लंबे स्पीयर्स को संभाला। उसकी इमेंस डिवाइन पावर सारी 8 लॉन्ग स्पीयर्स में भर गई थी। जब स्पीयर शैडोज घूमने लगे तो वो नेचुरली एक ब्लैक शैडो में कन्वर्ज होने लगे जो एक हेवनली पिलर जैसा था, और ब्लैक डॉमर खुद भी इस पिलर लाइक शैडो में मिल गया। वह पिलर जैसी शैडो धीरे धीरे नीचे की तरफ झुक गई। ब्लैक स्काई स्पीयर टेक्निक का फॉरबिडन मूव ब्लैक स्काई एनाइलेशन ब्लैक डॉमर का सबसे ज़्यादा डेंजरस मूव था। अगर यह मूव से भी दुश्मन ना मरे तो वह तुरंत जान बचाकर भागने का सोच रहा था। वाह, काफ़ी शानदार। लुओ फंग ने उस पिलर जैसी ब्लैक शैडो को देखा और उस मोमेंट पे अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन और हर चीज़ के केओस में लौटने का असली एसेंस महसूस किया। यह मूव काफ़ी हद तक कैओटिक रेल्म अचीव कर चुका है। इतने लंबे समय तक इनविंसिबल रहने के बाद एक इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलने से लुओ फंग के खून में एक्साइटमेंट भर गया। वह तुरंत अपने ब्लेड से उस शैडो को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही कांटेक्ट हुआ लुओ फंग का पूरा बॉडी शेक कर गया। बूम! उसने महसूस किया कि शैडो की पावर एकदम से उसके बॉडी में एंटर हुई और अंदर ही एक्सप्लोड हो गई। लुओ फंग का परफेक्ट डिवाइन बॉडी होने के बावजूद उसने महसूस किया कि यह मूव कुछ अलग ही लेवल का है। यह एक ही मोमेंट में उसके डिवाइन पावर का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर चुका था। मरे में लुओ फंग का बॉडी एक चमकते हुए रोशनी में बदल गया। इस टेरिफाइंग एक्सप्लोजन का शॉकवेव हर तरफ फैल गया जो रिटर्न टू वन ऑफ ऑल रेल्म्स के आफ्टरमैथ से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वायलेंट एक्सप्लोजन से लुओ फंग के बॉडी पर कई घाव खुल गए और वह मरे में बुरी हालत में नजर आया। लुओ फंग को ऐसे चोटिला और घावों से भरा हुआ देखकर ब्लैक डॉमर बिल्कुल स्टन रह गया। उसका डिवाइन बॉडी अभी तक कोलैप्स नहीं हुआ। ब्लैक डॉमर को यकीन नहीं हो रहा था। ये फॉरबिडन मूव में उसकी 50% डिवाइन पावर लग गई थी और पहले की लॉसेस के साथ मिलाकर अब उसके डिवाइन बॉडी में सिर्फ 30% ही बचा था। इसके वजह से वह और भी कमज़ोर हो गया था और अब वह ये फॉरबिडन मूव दोबारा नहीं कर सकता था। लेकिन लुओ फंग के वुंड्स अपने आप हील होने लगे। उसने ब्लैक डॉमर को देखा और पूछा, तुम्हारे पास और भी कोई पावरफुल मूव है? ये सुनकर टावरिंग ब्लैक डॉमर का दिल थोड़ा सा कांप गया और बिना सोच विचार के वह सीधा भागने लगा। बस एक सेकंड में वह एक फैंटम में ट्रांसफॉर्म हो गया, रात के आसमान को चीरते हुए दूर भाग गया। ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर को पक्के से और कुछ दिन लगेंगे मैच्योर होने और गिरने में। पहले मैं हैंग सिटी जाकर हेल्प मांगता हूँ, ब्लैक डॉमर ने सोचा भागते हुए। शिग्युओ का ब्रांच हैंग सिटी में था और वहाँ काफ़ी एक्सपर्ट्स भी थे। तब तक मिलकर अटैक करेंगे तो पक्का इस नए एटर्नल ट्रू गॉड को संभाल पाएंगे। बस लुओ फंग बस दूर से देखता रहा और एक इनविजिबल वेव ने तुरंत ब्लैक डॉमर को अपनी ग्रिप में ले लिया। भागते हुए ब्लैक डॉमर ने धीरे से एक एंडलेस ब्लैक मिस्ट वॉटेक्स को देखा जो उसको लपेटने लगा। वह ब्लैक मिस्ट वॉटेक्स तुरंत ब्लैक डॉमर की विल को पूरा खा गया। एटर्नल ट्रू गॉड होने के नाते कितने ही सालों के टेम्परिंग के बाद उसकी विल नेचुरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, पर यह ब्लैक मिस्ट वॉटेक्स का डिवॉरिंग पावर कुछ अलग ही लेवल का था। सिर्फ टच होते ही उसके विल को लगभग खत्म कर दिया। भागते हुए ब्लैक डॉमर मडे में ही इनर्शियल फोर्स के साथ एक पैराबोला बनाते हुए नीचे क्रैश हो गया, जैसे सो गया हो। क्लोज कॉम्बैट में तो मुझे अच्छे से मार खानी पड़ी, लुओ फंग ने ब्लैक डॉमर के बॉडी के पास जाकर कहा, जो अब एक माउंटेन रेंज के जैसा लग रहा था। मुझे 9 स्पेक्टर रेल्म के विल सीक्रेट टेक्निक का सहारा लेना पड़ा उसे गिराने के लिए। यह मूव एग्जैक्टली 9 स्पेक्टर रेल्म का विल सीक्रेट टेक्निक था, नाइटमेयर। लुओ फंग ने युआनजू की हेल्प करने के लिए 9 स्पेक्टर रेल्म को एटर्नल ट्रू गॉड तक कल्टिवेट किया था। यह एक कंप्लीट इनहेरिटेंस थी जो इल्यूजन टेक्निक्स पर फोकस करती थी और इसमें 3 विल पावर सीक्रेट टेक्निक्स इंक्लूडेड थीं।
इंट्रिकसी के मामले में ये 3 विल पावर सीक्रेट टेक्निक्स जो 9 स्पेक्टर रेल्म के साथ आती थी काफ़ी ऑर्डिनरी थी, लिू युआन टेक्निक से बिल्कुल भी कॉम्परेबल नहीं थी। पर उसके टेरिफाइंग विल पावर के साथ जो केओस के पीक पे थी, ये सीमिंगली ऑर्डिनरी नाइटमेयर ऑफ द 9 स्पेक्टर रेल्म कुछ ज़्यादा ही डेंजरस बन गई थी। मुझे विल पावर सीक्रेट टेक्निक यूज़ करने पे मजबूर करने के लिए तुम्हारे पास काफ़ी कुछ है जो तुम्हें गर्व करना चाहिए। लुओ फंग ने अपने हाथ में ब्लड शैडो नाइफ घुमाते हुए ग्रे ब्लेड का शैडो ब्लैक डॉमर के बॉडी में घुसाकर उसके ट्रू गॉड के दिल में घुस गया। एक ही स्ट्रोक में उसने ट्रू गॉड का दिल तोड़ दिया। एक पल के लिए ब्लैक डॉमर का दिमाग खाली हो गया, वह अब मर चुका था। रात के आसमान में एक सितारा धीरे से चमक गया। ये ब्लैक डॉमर का छोटा यूनिवर्स था जो रात के आसमान के गहराइयों में कोलैप्स हो गया। रात के आसमान में सितारे चमक रहे थे, अनेक सितारे झिलमिल कर रहे थे, कुछ धीरे होते जा रहे थे और कुछ चमकते जा रहे थे। हर बार जब एक सितारा ढीला होता तब एक प्राणी मर जाता। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के लिए एक एटर्नल ट्रू गॉड की मौत एक समुंदर में छोटी लहर की तरह होती है जो हार्डली नोटिसेबल होती है। ये बैटल वाकई में आसान नहीं थी, लुओ फंग ने अपने चेहरे को छूते हुए कहा, जिसे काफ़ी बार मारा गया था। मैं तो क्लोज कॉम्बैट में काफ़ी वीक हूँ। शुरू से लेकर आखिरी तक उसने अपने परफेक्ट डिवाइन बॉडी का सहारा लिया। बॉडी रिफाइनिंग सीक्रेट टेक्निक्स, प्रोटेक्टिव सीक्रेट आर्ट्स, ब्लेड टेक्निक्स, मूवमेंट टेक्निक्स। उसके पास सिर्फ लाइफ एंड डेथ ब्लेड थी और कुछ नहीं पता था। लुओ फंग ने अनकवर्ड ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर को देखा। ब्लैक डॉमर की पावर के बिना इसको छुपाने के लिए इस फ्लावर का ऑरा जल्दी से फैल गया। ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर। कोई हैरानी नहीं कि यह एक एटर्नल ट्रू गॉड को इतना डेस्परेट बना दिया। लुओ फंग ने खुशी से कहा। एक सोच के साथ एक इनविजिबल फोर्स तुरंत आसपास को लपेट लिया, ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर के ऑरा को परफेक्ट तरीके से छुपाते हुए। उसका कंसीलमेंट ब्लैक डॉमर से बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बिल्कुल भी फ्ला नहीं छोड़ा। जब लुओ फंग ने आसपास को छुपाया, उसने पहले के बैटल का बड़ा एरिया भी कंप्लीटली मास्क कर दिया। अगर कोई ट्रू गॉड यहाँ से गुजरा तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगता। स्वूश, नाइव मोरोसा दूर से उड़ा और लुओ फंग के पास आ गया। ब्लैक डॉमर के कॉप्स को देखते हुए हैरान हुआ। मास्टर, तुमने फिर से विल पावर सीक्रेट टेक्निक यूज़ की। जब तुमने मेरे साथ डील किया था तब भी तुमने ये टेक्निक यूज़ की थी। विल पावर भी मेरी ताकत का हिस्सा है, लुओ फंग ने कहा। रीसेंट बैटल बिल्कुल वन साइडेड था, मोरोसा ने कहा। लुओ फंग ने उसकी तरफ देखा। मोरोसा ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, फिर ब्लैक डॉमर के छोड़े गए वेपन्स और ट्रेजर्स की तरफ लालच भरी नज़र से देखा। इस 8 हाथ वाले एटर्नल ट्रू गॉड के पास काफ़ी वेपन्स थे। अगर तुम्हें चाहिए तो खुद ले लो, लुओ फंग ने बोला। 2 स्पीयर्स मेरे लिए काफ़ी हैं, मोरोसा ने तुरंत हाथ दिखाते हुए कहा और 2 काले स्पीयर्स उसके हाथ में आ गए। उसने स्पीयर्स उठाए, खुशी से भरा हुआ। उसके लेवल पर कमज़ोर वेपन्स उसके बॉडी की स्ट्रेंथ के बराबर नहीं हो सकते। एटर्नल लेवल के वेपन्स मिलना मुश्किल होता है और मोरोसा ने अब तक कोई सूटेबल वेपन नहीं पाया था। इन वेपन्स के साथ मेरी स्ट्रेंथ कम से कम 2 गुना हो जाएगी, मोरोसा ने खुशी से कहा। सिर्फ 2 स्पीयर्स? लुओ फंग ने पूछा। ये काफ़ी हैं, मोरोसा ने जवाब दिया। जब हम हैंग सिटी पहुंचते हैं तो तुम्हें कुछ स्पेंडिंग मनी की ज़रूरत पड़ेगी। लुओ फंग ने एक ब्लैक ग्रीन जेड बॉटल मोरोसा की तरफ फेंका। मोरोसा ने उसे पकड़ा और देखा। ब्लैक ग्रीन जेड बॉटल के अंदर 100 से ज़्यादा ग्रेन्स ऑफ सैंड फ्लोट कर रहे थे, हर एक में एक यूनिवर्स का एम्ब्रियोनिक फॉर्म था। वहाँ नीटली कट केओस क्रिस्टल्स और कलरफुल स्टोन्स का पाइल भी था। ये यूनिवर्स सैंड, केओस क्रिस्टल्स और केओस स्टोन्स हैं। 122 ग्रेन्स ऑफ यूनिवर्स सैंड, 30,000 केओस क्रिस्टल्स और काफ़ी सारे केओस स्टोन्स। मोरोसा ने क्यूरियस होकर देखा और खुशी से भरा महसूस किया। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर एक्सचेंज रेट के मुताबिक एक ग्रेन ऑफ यूनिवर्स सैंड 10,000 केओस क्रिस्टल्स के बराबर होता है और 100 मिलियन केओस स्टोन्स की कीमत रखता है। यूनिवर्स सैंड सबसे ऊंची करेंसी यूनिट थी। ये आर्मर क्यों नहीं पहने रखा, मोरोसा ने सोचा। आर्मर तो स्पीयर से काफ़ी महंगा होता है, लुओ फंग ने कहा। उसकी ज़्यादातर दौलत वेपन्स और इनहेरिटेंस खरीदने में गई। सिर्फ 8 स्पीयर्स की कीमत 8,000 ग्रेन्स ऑफ यूनिवर्स सैंड है। एटर्नल ट्रू गॉड लेवल का आर्मर, चाहे उसकी क्राफ्टिंग की मुश्किलात हो या ज़रूरी मटीरियल्स, वेपन से काफ़ी ज़्यादा होता है। मास्टर, क्या मैं इसका शरीर ले सकता हूँ? मोरोसा ने ब्लैक डॉमर के बड़े कॉप्स को ग्रीड से देखा। उसे छोटी छोटी यूनिवर्सेस डिवावर करना पसंद था, लेकिन सुपर पावरफुल बीइंग्स के कॉप्स को खाना भी उसे बहुत पसंद था। अगर उसके पास काफ़ी एनर्जी होती तो वो और भी बढ़ सकता था। मैं तुम्हें इसका शरीर तब दूंगा जब मैं इसकी जांच खत्म कर लूँ, लुओ फंग ने सभी लूट को इकट्ठा किया। ब्लैक डॉमर के छोड़े गए लूट काफ़ी वैल्यूएबल थे। 8 स्पीयर्स की कीमत 8,000 ग्रेन्स ऑफ यूनिवर्स सैंड थी। 19 ब्लैक वाटर कोन्स की कीमत 2,000 ग्रेन्स के आसपास। साथ ही जो यूनिवर्स सैंड उसके पास था, एक छोटी सी माउंटेन एक्सोटिक बीस्ट मटेरियल्स की और भी चीज़ें थीं।
टोटल वैल्यू लगभग 15,000 ग्रेन्स ऑफ यूनिवर्स सैंड थी, जिसमें से कुछ मोरोसा को दी गई। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर ज़्यादातर लोग ब्लड लाइन कल्टिवेशन मेथड्स को प्रैक्टिस करते हैं। लुओ फंग ने शरीर को थोड़ी देर देखा। इस शरीर में ब्लड लाइन सच में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ब्लड लाइन्स पर निर्भर करने से पीक केओस लॉर्ड लेवल तक ही पहुंच सकते हैं। लुओ फंग को यह अच्छे से पता था। मास्टर जुओ शान के और ब्रोकन ईस्टर्न रिवर लिनिएज से मिलने वाले इंटेलिजेंस के मुताबिक ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर लगभग आधा केओस लॉर्ड्स ब्लड लाइन कल्टिवेशन मेथड्स प्रैक्टिस करते हैं, जबकि दूसरा आधा केओस के लॉस को समझता है। और डिवाइन किंग्स कोई भी ब्लड लाइन्स पर निर्भर नहीं करता। ये शरीर तुम्हारा है, लुओ फंग ने मोरोसा से कहा। जल्दी से स्टार टावर में जाओ। हाँ, मोरोसा ने एक्साइटेड होकर बड़े कॉप्स को इकट्ठा किया और फिर स्टार टावर में ले जाया गया ताकि वो आराम से डिवावर कर सके। ये तो मेरी जन्म से अब तक का सबसे डिलिशियस फूड है। स्टार टावर के एक लेयर में मोरोसा बड़े कॉप्स को देखकर माउथ में पानी आते ही खुशी से डिवावर करने लगा। शरीर की वास्ट डिवाइन पावर लगातार मोरोसा द्वारा अब्जॉर्ब होती रही। बाहर लुओ फंग ने ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर के पास क्रॉस लेग बैठकर चुपचाप इंतजार किया। ये ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर सिर्फ 10 दिन तक खिलने वाला है, इसके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। लुओ फंग का मूड बहुत अच्छा था। ब्लैक डॉमर द्वारा छोड़ी गई खजानों से इस ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर की कीमत कहीं ज़्यादा थी। अल्पविराम यांग सिटी में एक टावर था जिसे टियन्यून टावर कहा जाता था, जो बादलों में छुपा हुआ था। टियन्यून टावर के टॉप फ्लोर पर प्रेसिडेंट ज़ैन्यून अकेला बैठा था, शहर की तस्वीर को देखते हुए जो बादलों और धुंध के बीच में धुंधली नजर आ रही थी। प्रेसिडेंट ज़ैन्यून का चेहरा थोड़ा बदला। उसने अपने हाथ से एक 8 कोना टोकन निकाला। इस टोकन के जरिए वो यांग सिटी में शिग्युओ ब्रांच के दूसरे 12 अटर्नल ट्रू गॉड्स को महसूस कर सकता था। इस वक्त उनमें से एक का कनेक्शन टूट गया। ये टोकन लॉर्ड हु द्वारा दिया गया था। जब तक ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर था, ये कनेक्शन महसूस कर सकता था। आमतौर पर कनेक्शन टूटने का मतलब होता है मौत। ब्लैक डॉमर मर गया। प्रेसिडेंट ज़ैन्यून हैरान हो गया।